दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल टारगेट विद एमजी शर्मा में। तो दोस्तों आपके इस चैनल पर आगामी परीक्षाओं को देखते हुए यानी आगामी जो आपकी परीक्षाएं हैं जिसमें आपका आरओ एआरओ है और उत्तर प्रदेश पुलिस का है, साथ ही साथ यूपी ट्रिपल एससी से आपकी कई परीक्षाएं लगी हुई हैं जिसमें जूनियर असिस्टेंट हो गया, असिस्टेंट अकाउंटेंट और ऑडिटर का हो गया, और स्पेशली जो 530 सीट आपकी ऑडिटर की है, और भी कई परीक्षाएं हैं जो आपका ये मेडिकल से संबंधित परीक्षाएं हैं। यूपी ट्रिपल एससी से लगभग आपकी 8 परीक्षाएं हैं। तो यहाँ से आपका जो सिलेबस डिसाइड किया गया है, यूपी स्पेशल से प्रश्न अब लगभग हर परीक्षा में आपको देखने को मिलते हैं अगर वो परीक्षा आपका उत्तर प्रदेश से संबंधित है। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए टारगेट विद एमजी शर्मा यूट्यूब चैनल द्वारा आपका उत्तर प्रदेश स्पेशल से लगभग 50 प्रश्न ये प्रयास किया जा रहा है कि प्रतिदिन आपको 50 प्रश्न अपने चैनल पर दिया जाए। और ये प्रश्न जो होंगे आपके ये शून्य से शिखर तक के होंगे, यानी 0 लेवल से और टॉप लेवल के भी प्रश्न होंगे। कई प्रश्न आपके देखने को मिलेंगे जो बहुत ही अच्छे होंगे, और ये सारे प्रश्न लगभग कहीं ना कहीं आपको आए हुए ही नज़र आएंगे। और यहाँ से आपके कुछ प्रश्न ऐसे भी होंगे जो परीक्षा में सीधे मिल जाएंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा और लगभग यहाँ से आपको प्रश्न देखने को मिलेगा जो कि आपके परीक्षा को कारगर बनाएगा, और यहाँ से प्रश्न आपको अच्छे खासे मिलेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और 50 का जो महत्वपूर्ण श्रृंखला है इसको देखते हैं, जिसमें पहला प्रश्न आज का है। पहले प्रश्न की अगर बात करें तो पहला प्रश्न दिया गया है कि उत्तर प्रदेश दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश दिवस जो मनाया जाता है वो 24 जनवरी को मनाया जाता है और ये प्रतिवर्ष मनाया जाता है। अब बात करें क्यों मनाया जाता है, तो ये 1950 में इस दिन जो है तत्कालीन जो हमारा पहले नाम हुआ करता था उत्तर प्रदेश का संयुक्त प्रांत, अब संयुक्त प्रांत का नाम बदल करके और उत्तर प्रदेश किया गया था। कब किया गया था? 1950 में। और सर्वप्रथम जो उत्तर प्रदेश दिवस मनाया गया था तो ये 2018 में मनाया गया था, और ये उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा ये प्रथम बार 24 जनवरी और 2018 वो डेट था आपका 24 जनवरी 2018 पहली बार मनाया गया था उत्तर प्रदेश दिवस। तब से ये आपका 24 जनवरी को प्रतिवर्ष मनाया जाने लगा। तो आपका ये 24 जनवरी इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरे की बात करें तो दूसरा नंबर कहता है कि बुंदेलखंड आर्थिक क्षेत्र में जनपदों की संख्या है। प्रश्न कहता है कि बुंदेलखंड आर्थिक क्षेत्र में जनपदों की संख्या है। तो जनपदों की संख्या दोस्तों कुल 7 है। कितनी जनपद हैं? 7 हैं। और उन जनपदों के नाम कुछ इस प्रकार से हैं, जिसमें पहला आपका है, चलिए एक एक करके देख लेते हैं। तो पहला जनपद जो हो जाएगा वो चित्रकूट हो जाएगा, चित्रकूट हो जाएगा। दूसरा जनपद जो हो जाएगा ये आपका बांदा हो जाएगा, बांदा हो जाएगा। तीसरा जनपद हो जाएगा महोबा। ये सारे जनपद आपके आसपास ही पड़ते हैं वहाँ। चौथा जनपद जो हो जाएगा ये हमीरपुर हो जाएगा, हमीरपुर। और पांचवा जो हो जाएगा दोस्तों ये जालौन हो जाएगा, जालौन हो जाएगा। इसी प्रकार छठवें की बात करें तो छठवां आपका झांसी मंडल हो जाएगा, यानी झांसी ज़िला हो जाएगा, झांसी हो जाएगा। और सातवां जो हो जाएगा ये ललितपुर हो जाएगा, ललितपुर। ये आपके 7 जो हैं आर्थिक जनपद के क्षेत्र हैं, यानी आर्थिक क्षेत्र हैं जो जनपद आपके सम्मिलित किए गए हैं। 7 कुछ इस प्रकार से हैं: चित्रकूट, बांदा, महोबा, हमीरपुर, जालौन, झांसी और ललितपुर। तो चलिए फिर यहाँ जो प्रश्न था ये इसका ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, 7। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका है प्रश्न संख्या 3। 3 नंबर की अगर बात करें तो 3 नंबर में दिया गया है उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य 1975 में स्थापित किया गया। अब 1975 में कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य है जो स्थापित किया गया है? तो ये दोस्तों कतरनिया घाट जो है ये 1975 में स्थापित किया गया है। अब साथ साथ आपका किशनपुर भी दिया गया है।
तो किशनपुर जो इसका जो उद्घाटन वर्ष है यानी स्थापना वर्ष है तो ये 1972 है। कितना है? 1972 है किशनपुर का। इसी प्रकार चंबल की बात करें तो चंबल वन्यजीव अभ्यारण्य है, ये दोस्तों 1979 में स्थापित किया गया। और ये आपका कतरनिया घाट 1975 में किया गया। तो ये आपके रहे प्रश्न। और रायपुर आपका कोई वन्य जीव अभ्यारण्य नहीं है। तो ये 3 आपके ये डेट वाइज दिए गए हैं यानी सन वाइज दिए गए हैं। तो इस प्रश्न का जो फिलहाल उत्तर हो जाएगा वो कतरनिया घाट हो जाएगा, ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब आता है नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट हमारा है प्रश्न 4 नंबर कहता है कि शेखा झील के नाम से एक नया राष्ट्रीय पक्षी विहार का विकास किया जा रहा है। अब वो कहाँ किया जा रहा है, किस जिले में किया जा रहा है? क्या लखनऊ में किया जा रहा है? तो लखनऊ में नहीं किया जा रहा है, वृंदावन में भी नहीं किया जा रहा है, ये दोस्तों अलीगढ़ में किया जा रहा है। तो अलीगढ़ इसका उत्तर हो जाएगा और ऑप्शन सी आपका अलीगढ़ करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका है प्रश्न संख्या 5। अब 5 नंबर की अगर बात करें तो इसमें यह प्रश्न कहता है कि उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? तो स्थान वो स्थान दोस्तों लखनऊ है। कहाँ पर स्थित है? लखनऊ में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका है प्रश्न संख्या 6 नंबर में कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक बांध उत्तर प्रदेश में नहीं है? तो उत्तर प्रदेश में नहीं पूछा जा रहा है। अब बांध दिया गया है आपका अहरौरा बांध। तो अहरौरा बांध दोस्तों है मिर्ज़ापुर में है। अब मिर्ज़ापुर कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। अब मिर्ज़ापुर जब उत्तर प्रदेश में है तो ये पूछा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में नहीं है। अब दोस्तों हमारा जो दूसरा बांध है अडवा बांध जो है ये भी मिर्ज़ापुर में है। कहाँ पे है? मिर्ज़ापुर में। और मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश में है। फिर नेक्स्ट आता है सी वाला आपका बघेलखंड, यानी बघेलखंड है ये। और बघेलखंड की बात करें तो ये भी आपका बलरामपुर डिस्ट्रिक्ट में है, बलरामपुर में है। तो बलरामपुर में ये भी आपका उत्तर प्रदेश है। और बदुआ जो है बदुआ ये बांका बिहार में है, बांका बिहार में। तो इस प्रश्न में जो पूछा गया है वो ये पूछा गया है कि कौन सा ऐसा बांध है जो उत्तर प्रदेश में नहीं है? तो उत्तर प्रदेश में नहीं तो कहीं अलग है। तो ये आपका बांका बिहार में है, डी। और ये बदुआ जो हो जाएगा बांध, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। यह है आर्यभट्ट नक्षत्रशाला स्थित है। ऑप्शन दिया गया है गोरखपुर में, रामपुर में, लखनऊ में या गाजियाबाद में। तो दोस्तों आर्यभट्ट नक्षत्रशाला जो स्थित है ये कहाँ पे स्थित है? तो ये रामपुर में स्थित है, रामपुर में स्थित है। अब कुछ नक्षत्रशाला और दिए गए हैं, इनको भी देख लेते हैं कहाँ कहाँ पे हैं। तो गोरखपुर में जो दिया गया है नाम यही लिख दे रहे हैं। गोरखपुर में जो नक्षत्रशाला दिया गया है उसका नाम है वीर बहादुर सिंह नक्षत्रशाला। वीर बहादुर सिंह नक्षत्रशाला उसका नाम है जो गोरखपुर में है। और जो आपका लखनऊ में है उसका नाम है इंदिरा गांधी नक्षत्रशाला, इंदिरा गांधी नक्षत्रशाला, ये लखनऊ में है। और रामपुर में है दोस्तों, रामपुर में आपका कौन सा है? तो ये आर्यभट्ट नक्षत्रशाला हो जाएगा। इस प्रश्न का उत्तर भी यही है। और नेक्स्ट आपका 2 अलग से दिया गया है जो कि आपके ऑप्शन में नहीं है। तो दूसरा जो है, एक तो आपका ये हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो नक्षत्रशाला है ये रामपुर में, ये भी है, रामपुर में है। और नेक्स्ट है जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नक्षत्रशाला, ये प्रयागराज में है, ये प्रयागराज में है। तो ये आपके नक्षत्रशाला दिए गए हैं जो कि अलग अलग जगहों पे हैं। और इस प्रश्न में जो प्रश्न पूछा गया था उसका रामपुर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। 8 नंबर दिया गया है प्रथम दीनदयाल हस्तकला संकुल व्यापार सुविधा केंद्र अवस्थित है। कहाँ पे अवस्थित है? तो ये दोस्तों वाराणसी में स्थित है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, वाराणसी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। 9 नंबर में दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कोयला आधारित बिजली संयंत्र उत्तर प्रदेश में स्थित है? तो ये कौन सा है जो उत्तर प्रदेश में स्थित है? तो ये दोस्तों दादरी है, दादरी उत्तर प्रदेश में स्थित है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अब ये दादरी आपका जो उत्तर प्रदेश में स्थित है तो क्रम से अगर देखा जाए
तो कुल संख्या जो है ये बिजली संयंत्र की 6 है। अब इसमें कौन कौन से हैं, तो एक तो आपका है, एक जो आपका पहला है ये है दार्लीपल्ली, ये दोस्तों उड़ीसा में है, उड़ीसा में है। और नेक्स्ट आपका सिंगरौली है, दूसरा सिंगरौली है, सिंगरौली ये पड़ता है सोनभद्र में है। और दादरी है, दादरी ये है गौतम बुद्ध नगर में, जो कि आपका उत्तर प्रदेश में है, गौतम बुद्ध नगर में है। और नेक्स्ट है रिहंद आपका है सोनभद्र में है। और इसी के साथ साथ और कुछ हैं, तो ये फिरोज गांधी है, फिरोज गांधी ये नक्षत्र फिरोज गांधी ये क्या कहते हैं बिजली संयंत्र है, ये ऊंचाहार में है, ऊंचाहार हो जाएगा, 1 मिनट, ये ऊंचाहार हो जाएगा जो कि रायबरेली में पड़ता है, रायबरेली। और टांडा ये अंबेडकर नगर में पड़ता है, अंबेडकर नगर, ये अम्बेडकर नगर हो गया। इसी के साथ साथ अगर आगे बात करें तो विंध्याचल है, विंध्याचल ये दोस्तों एमपी में पड़ता है, यानी मध्य प्रदेश में पड़ता है। तो ये सब अलग अलग आपके बिजली संयंत्र थे, बिजली संयंत्र जो कि कोयला आधारित बिजली संयंत्र हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 10 की अगर बात करते हैं तो ये है गंगा नदी के निम्नलिखित में से किस भाग को राष्ट्रीय, गलत टाइप हो गया है, चलिए कोई बात नहीं। तो गंगा नदी के निम्नलिखित में से किस भाग को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया है। ऑप्शन कहता है कि हरिद्वार से कानपुर तक, कानपुर से प्रयागराज तक, नरौरा से पटना तक या प्रयागराज से हल्दिया तक। तो दोस्तों इसका सही उत्तर जो हो जाएगा ये आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, प्रयागराज से हल्दिया तक, प्रयागराज से हल्दिया तक किया गया है। और ये भारत का जो प्रथम राष्ट्रीय जलमार्ग है, इसकी लंबाई की अगर बात करें तो लंबाई जो है वो 1620 किलोमीटर है। कितना है? 1620 किलोमीटर। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 11 नंबर दोस्तों दिया गया है कि 1924 में संयुक्त प्रांत यानी वर्तमान अब उत्तर प्रदेश है, पहले इसका नाम संयुक्त प्रांत हुआ करता था, कि किस शहर में संपूर्ण से क्रांतिकारियों की बैठक बुलाई गई थी। तो किस शहर में बुलाई गई थी? अब ये 1924 में संयुक्त प्रांत था, अब इसका नाम उत्तर प्रदेश है। और ये कानपुर शहर में संपूर्ण भारत के क्रांतिकारी की बैठक का आयोजन किया गया था। तो कानपुर आपका ऑप्शन डी में दिया गया है और ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए दोस्तों अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका दिया है क्वेश्चन नंबर 12। इसमें कहा गया निम्नलिखित में से कौन सा शास्त्रीय गायक और घराना सही सुमेलित नहीं है। एक तरफ आपका शास्त्रीय गायक है और किस घराने से संबंधित हैं, इसमें कह रहा है कौन सा सुमेलित नहीं है। तो पहला जो हमारा हो जाता है ये है बिरजू महाराज कालका, जो कि बिंदादीन है। उस्ताद राशिद खान है साहसवान। और ये पंडित छन्नूलाल मिश्रा यानी पंडित छन्नूलाल मिश्रा, इनका ये टाइपिंग में मिस्टेक हो गया है, तो इनका यहाँ दिया गया है पटियाला। इनका क्या दिया गया है? ये दिया गया है पटियाला। पटियाला यहाँ टाइपिंग में मिस्टेक हो गया है, तो आपको इसको कर लेना है। उसके बाद प्रभा अन्य किराना, तो इसमें ये आपका जो ऑप्शन सी दिया गया है, सी वाला ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि ये जो पंडित छन्नूलाल मिश्रा हैं इनका घराना है। ये घराना दोस्तों हो जाता है किराना घराना, किराना घराना हो जाता है इनका। तो इसी प्रकार ये इसका जो राइट आंसर होगा, यानी कि इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो आपका सी वाला ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं। एक तरफ आपका शास्त्रीय गायक दिए गए हैं, शास्त्रीय गायक हैं जो कि ये संबंध रखते हैं, और किस घराने से संबंधित है, तो इनका घराना दिया गया है एक तरफ। अब इसको टाइप कर लेते हैं। तो पहला आता है बिरजू महाराज, ये बिरजू महाराज हैं, बिरजू महाराज इनका घराना है। घराने की बात करें तो इनका घराना हो जाता है कालका बिदादीन। क्या हो जाता है? कालका बिदादीन हो जाता है। दूसरा अगर बात करें तो इनका नाम है उस्ताद
और राशिद खान, यानी उस्ताद राशिद खान हैं। इनका घराने की अगर बात की जाए तो इनका घराना है रामपुर साहसवान। इनका घराना है रामपुर और साहसवान इनका घराना हो जाता है। नेक्स्ट की बात करें तो ये पंडित छन्नू लाल मिश्रा हैं। छन्नू लाल मिश्रा हैं, लाल मिश्रा लिखेंगे तो इनका घराना है, सही इनका घराना जो हो जाता है वो किराना घराना हो जाता है, किराना घराना। जबकि इसमें जो आपका क्वेश्चन में दिया गया है तो पटियाला घराना से जोड़ करके दिया गया है तो वो गलत हो जाता है। फिर नेक्स्ट आपका आता है, ये है दोस्तों प्रभा अन्य। क्या है? प्रभा अन्य। प्रभा अन्य की अगर बात करें तो ये इनका भी घराना ये किराना घराना है, किराना घराना। तो इस प्रकार आपके ये थे घराने और कुछ शास्त्रीय गायक थे। फिलहाल इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा यहाँ दिया गया है, 1 मिनट यहाँ दिया गया है। ये आपका जो घराना इसमें दिया गया है सवाल में, ये पटियाला दिया गया है और पटियाला जो कि गलत है, ये किराना घराने से संबंधित है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13 नंबर कहता है कि किस्सा राधा कन्हैया के लेखक कौन है? किस्सा राधा कन्हैया के लेखक कौन है इसमें पूछा गया है। तो लेखक की अगर बात करें तो ये दोस्तों ऑप्शन दिया गया है सैयद आगा हसन कश्मीरी और नवाब वाजिद अली शाह, बाबू गोपाल चंद एलियस गिरधर दास और पंडित प्रताप नारायण मिश्र। इन विकल्पों में से अगर बात करें तो आपका बी विकल्प राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि नवाब वाजिद अली शाह जो हैं इनके बारे में एक बात और जान लीजिए कि इनको ठुमरी संगीत विधा का जन्मदाता माना जाता है। क्या माना जाता है? ठुमरी संगीत विधा का जन्मदाता माना जाता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा नवाब वाजिद अली शाह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट की अगर बात करें तो नेक्स्ट आपका 14 नंबर है। 14 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड से संबंधित है? कौन सी जनजाति है जो उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड से संबंध रखती है? तो ये आपका ऑप्शन दिया गया है इतनार, थारू, भील और मुंडा। इन जातियों में अगर बात करें इस प्रश्न की तो ये दोस्तों बी वाला ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाता है, थारू जनजाति। और थारू जनजाति जो होती है उत्तराखंड के नैनीताल और ऊधमनगर ज़िले में पाई जाती है और ये हिंदू धर्म को मानते हैं। ये जो जनजाति है ये तराई क्षेत्रों में भी पाई जाती है। किस क्षेत्र में पाई जाती है? उत्तराखंड में पाई जाती है और उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्रों में भी पाई जाती है। तो ये थारू जनजाति होती है। नेक्स्ट प्रश्न की अगर बात करें तो नेक्स्ट आपका आता है 15 नंबर। 15 नंबर कहता है राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश कहाँ स्थित है? तो जो राजीव गांधी विमानन विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश में स्थित है वो कहाँ स्थित है पूछा गया है। क्या नोएडा में स्थित है, आगरा में स्थित है, फुर्सतगंज में स्थित है या वाराणसी में स्थित है? तो ये दोस्तों बताना है कि कहाँ पर स्थित है। तो ये फुर्सतगंज में स्थित है, ये ध्यान रखना, फुर्सतगंज। और इसे केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा भी प्राप्त है और ये उत्तर प्रदेश में कुल 6 केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं। दोस्तों ये ध्यान रखना, उत्तर प्रदेश में जो कुल विश्वविद्यालय हैं कुल कितने हैं? 6 केंद्रीय विश्वविद्यालय आपके उत्तर प्रदेश में हैं। तो इसका फिलहाल जो उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न का वो ऑप्शन सी हो जाएगा, फुर्सतगंज। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका है प्रश्न संख्या 16। 16 नंबर क्वेश्चन की अगर बात कर लें तो यह है भारत कला भवन कहाँ स्थित है? क्या ऑप्शन दिया है लखनऊ में स्थित है, बनारस में स्थित है, इलाहाबाद में स्थित है अथवा आगरा में स्थित है? तो इस प्रश्न की अगर बात करें तो ये भारत का जो कला भवन है दोस्तों ये बनारस में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? बनारस में स्थित है। और भारत कला भवन ये उत्तर प्रदेश राज्य में है और बनारस में है, जो कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय के प्रांगण में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? आपका जो काशी यानी बनारस है इसमें काशी हिंदू विश्वविद्यालय है और उसी प्रांगण में ये एक संग्रहालय के रूप में स्थित है। और ये भारत में प्रचलित लगभग सभी शैलियों के चित्रों का ये विशालतम संग्रह है। कौन संग्रह है? विशाल संग्रह है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका आता है 17 नंबर कहता है निम्नांकित में से उत्तर प्रदेश पंचायतों की आय के स्रोतों में कौन सा अपवाद है? क्या पशु कर है,
स्थानीय व्यापार कर है, भवन कर है, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर दोस्तों हो जाएगा ये आपका उपयुक्त में से कोई नहीं होगा, क्योंकि जो भी दिया गया है पशु कर भी नहीं होगा, स्थानीय व्यापार कर, भवन कर नहीं होगा। तो डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक बार इसको फ्रेश रूप में देख लेते हैं कि डी आपका जो आंसर होगा ये सही हो जाएगा। पंचायत के आय के स्रोत की बात करें तो इसमें प्रांतीय सरकार के अनुदान भी प्राप्त होते हैं, प्रांतीय सरकार से प्राप्त अनुदान भी होती है। और पशु की बात करें और वाहनों की बात करें, पशु तथा वाहनों पर जो कर लगाया जाता है, और कृषि भूमि कर भी लगाया जाता है, कृषि भूमि कर भी लगाया जाता है, भवन कर होता है, और गांव के जो बाजार होते हैं, मेले होते हैं, इस पर भी कर लगाया जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट आपका आता है 18 नंबर। 18 नंबर कहता है कि गोकुल ग्राम योजना का संबंध किससे है? उत्तर प्रदेश से है, या आंध्र प्रदेश से है, गुजरात से है दोस्तों, या राजस्थान से है? तो ये गोकुल ग्राम योजना का जो संबंध है ये आपका उत्तर प्रदेश से है। किस प्रदेश से है? उत्तर प्रदेश से है। और जो उत्तर प्रदेश है आपका, इसके तहत गांव-गांव जाकर गोवंश का निःशुल्क कृत्रिम गर्भाधान किया जाता है, ताकि ये अच्छे नस्ल के गोवंश को जो है बढ़ावा मिल सके और अच्छे नस्ल के गोवंश प्राप्त हो सके। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका 19 नंबर आता है। 19 की बात करें तो उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित नगरों पर विचार कीजिए। जो उत्तर प्रदेश के नगर हैं, कुछ नगर दिए गए हैं, उन पर विचार करना है तथा जनसंख्या के आधार पर उन्हें अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अगर दोस्तों बात करें तो ये आपका 4 दिया गया है, गाजियाबाद है, कानपुर है, आगरा है और लखनऊ है। कहता है कि नीचे दिए गए, यहाँ मिस्टेक है थोड़ा, नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर का चयन करना है। तो ये आपका कुछ इस प्रकार से कूट दिया गया है। तो इसमें आपका जो पहला दिया गया है, यानी कि अगर इसको छोटा किया जाए, सबसे पहले इसको छोटा कर लेते हैं। अब यहाँ देखने में थोड़ा आसान लगेगा। ये आपका 1 2 3 4 दिया गया है। सबसे पहले की अगर बात करें तो सबसे पहले आपका दूसरा आ जाएगा, जो कि कानपुर होगा। तो ये कानपुर हो जाएगा। उसके बाद आपका चौथा आ जाता है लखनऊ का, तो चौथा हो जाएगा। फिर दोस्तों पहला हो जाता है गाजियाबाद का, और फिर आगरा हो जाता है 3, यानी 24 और 13। अगर रोमन में देखें तो पहले 2 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर 1 और 3, अर्थात सी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी वाला ऑप्शन जो होगा ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए फिर दोस्तों आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं, देखते हैं तो क्या है। 20 नंबर है। कहता है कि निम्न में से किस राज्य में भारत के प्रथम अमृत सरोवर का उद्घाटन किया गया? तो ये आपका जो उत्तर हो जाएगा ये यूपी में हो जाएगा, यानी उत्तर प्रदेश में हो जाएगा, जो कि ऑप्शन डी में दिया गया है। और अगर आप यूपी स्पेशल के बारे में पढ़ रहे हैं तो जाहिर सी बात है, ये भी ध्यान रखना है कि उत्तर प्रदेश स्पेशल से अगर पढ़ रहे हैं तो उत्तर प्रदेश से ज़्यादातर आपके प्रश्न सही होने वाले हैं। तो एक ट्रिक भी आप लगा सकते हैं। अब बात करते हैं कि इसका उद्घाटन कब हुआ। तो इसका उद्घाटन अगर देखा जाए दोस्तों तो ये 13 मई 2022 को हुआ। 13 मई 2022 को उद्घाटन हुआ। और कहाँ पे? तो ये इस जो स्थित है ये रायपुर ज़िले में स्थित है, रायपुर ज़िले में स्थित है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका है 21 नंबर। दोस्तों 21 नंबर कहता है कि हाल ही में एक नई रेल कोच निर्माण कारखाने की नींव रखी गई है। हाल ही में एक नई रेल कोच निर्माण कारखाने की जो आधारशिला रखी गई है, यानी निर्माण कारखाने की नींव रखी गई है कह लीजिए। तो ये कहाँ रखी गई है? सहरसा में रखी गई है, अमृतसर में, या रायबरेली में अथवा चेन्नई में रखी गई है। तो ये दोस्तों ध्यान रखना कि ये रायबरेली में रखी गई है। जो शिलान्यास किया गया है, नींव रखा गया है, ये रायबरेली में रखा गया है। और अगर बात करें तो ये भारत का तीसरा नंबर का जो है रेल कोच फैक्ट्री है, तीसरे नंबर का, ये ध्यान रखना। और प्रथम रेल कोच फैक्ट्री जो था ये 1955 में हुआ। इसका नाम है इंटीग्रल रेल कोच फैक्ट्री के नाम से। और दूसरा जो हुआ ये पेराम्बर तमिलनाडु में स्थापित था। और दूसरा जो है कपूरथला पंजाब में, ये था 1986 में था जो स्थापित हुआ था। और तीसरे की बात करें तो तीसरा आपका रायबरेली में हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका 22 नंबर है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला आपका है 22 नंबर।
ये कहता है निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है। एक तरफ तो जिला दिया गया है, दूसरी तरफ उद्योग दिए गए हैं। तो जिला और उद्योग आपका दिया गया है, अब बताना है कि इसमें से जो है कौन सा है वो सही सुमेलित नहीं है। सही सुमेलित नहीं है, यहाँ प्रश्न में ध्यान रखना है। तो कौन सा नहीं है? एक मुरादाबाद है, मुरादाबाद पीतल नगरी के लिए प्रसिद्ध है। प्रतापगढ़ कालीन के लिए। तो और उसके बाद में फिर बरेली फर्नीचर और सहारनपुर कागज़ ये दिया गया है। अब इसमें देखना है कि सही कौन सा है। तो आपका मुरादाबाद ये ध्यान रखना पीतल के लिए है, ये सही है आपका। और प्रतापगढ़ ये कालीन के लिए नहीं, ये आंवला के लिए प्रसिद्ध होता है। आंवला के लिए विशेष प्रसिद्ध है, यानी प्रतापगढ़ में आंवला अधिक मात्रा में पाया जाता है। तो ये आपका गलत हो जाएगा, यानी बी गलत हो जाएगा। बरेली फर्नीचर के लिए और सहारनपुर कागज़ के लिए। तो ये दोस्तों आपका बी वाला ऑप्शन क्या होगा? करेक्ट हो जाएगा। प्रतापगढ़ कालीन के बजाय आंवला होगा तो सही हो जाएगा, और कालीन दिया गया है तो ये गलत है। चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया गया है प्रश्न संख्या 23 से कहता है तीव्र औद्योगिकरण हेतु निवेश करने तथा रोजगार के अवसरों के सृजन के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य का पहला आंकड़ा केंद्र स्थापित करेगी। अब ये कहाँ करेगी? क्या ये गौतम बुद्ध नगर में करेगी, ग्रेटर नोएडा में करेगी, गाजियाबाद में अथवा गाजीपुर में ये स्थापित करेगी अपना केंद्र? तो ये दोस्तों ऑप्शन जो हो जाएगा ग्रेटर नोएडा हो जाएगा, जो कि आपका दिल्ली से सटा हुआ है। ग्रेटर नोएडा ऑप्शन भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो नेक्स्ट आपका है 24। यह कहता है निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश के उद्यमियों और उद्योगों में यूं उद्योग लगाने में सहायता करता है? प्रश्न एक बार पुनः देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश के उद्यमियों को उद्योगों में एवं उद्योग लगाने में सहायता करता है? आपके इस प्रश्न में ऑप्शन दिया गया है उत्तर प्रदेश राज्य वित्त निगम अथवा उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण और आधारभूत संरचना एवं औद्योगिक विकास विभाग अथवा उद्योग बंधु। अब इसका जो सही उत्तर दोस्तों हो जाएगा वो उद्योग बंधु हो जाएगा, ऑप्शन डी। अगर इसकी बात करें तो उत्तर प्रदेश में उद्यमियों को उद्योग लगाने में सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से ये उद्योग बंधु योजना जो है इस नाम से चलाई गई है। उद्योग बंधु योजना क्यों चलाई गई है? क्योंकि ये उद्यमियों को उद्योग लगाने में सहायता प्रदान कर सके, इसलिए ये प्रोजेक्ट लगाया गया है। अब दोस्तों बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न आपका दिया गया है प्रश्न संख्या 25। 25 नंबर कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का प्रमुख उद्योग नहीं है? आजकल अक्सर ट्रेंडिंग में जो प्रश्न चल रहे हैं वो निगेटिव में ज़्यादा पूछे जाते हैं, ये ध्यान रखना है। इसको सरसरी निगाह से नहीं देखना है, या तेज़ी से पढ़ते चले गए तो नहीं और हाँ ये भी ध्यान रखना है। निगेटिव में अक्सर पूछे जाते हैं। तो दोस्तों इसका जो उत्तर हो जाएगा सीमेंट नहीं होगा, चीनी नहीं होगा, कपड़ा नहीं होगा, इसका ऑटोमोबाइल हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन डी का होगा करेक्ट आंसर होगा ऑटोमोबाइल। उत्तर प्रदेश का जो प्रमुख उद्योग नहीं है पूछा गया है, तो ये उत्तर प्रदेश का प्रमुख उद्योग ये आपका ऑटोमोबाइल नहीं है, सीमेंट उद्योग है। अब सीमेंट उद्योग की बात कर लेते हैं। तो जो आपके ऑप्शन दिए गए हैं सीमेंट उद्योग जो होता है ये दोस्तों कजर घाट और चुनार मिर्ज़ापुर और चुर्क सोनभद्र रायबरेली ये अन्य स्थानों पर पाए जाते हैं। साथ ही साथ गौरीगंज और गौरीपुर जगदीशपुर जो अमेठी में पड़ता है, कासगंज है, झांसी है, टाडा में अम्बेडकर नगर है, यानी अम्बेडकर नगर टांडा। तो ये सीमेंट की फैक्ट्रियां यहाँ पर पाई जाती हैं। इसी के साथ साथ चीनी उद्योग की बात करें तो चीनी आपका मेरठ में है, सहारनपुर में है और गाजियाबाद में है, गोरखपुर में है, लखीमपुर खीरी है, शाहजहाँपुर है, मुरादाबाद है, अयोध्या, कानपुर, वाराणसी, पीलीभीत और गोंडा ये सभी ज़िले क्या हैं दिए गए हैं। अब इसको लिखना मुश्किल नहीं, लिखना जो है तो दोस्तों इन सब नामों को हाथ से लिखना संभव नहीं है, ये आपका पेन प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। तो साथ ही साथ ऐसे बताते चलते हैं। तो सीमेंट हो गया और चीनी हो गया। उसके बाद कपड़ा उद्योग की बात करें तो कपड़ा उद्योग आपका जो है ये कानपुर में है, मेरठ में है, साथ ही साथ मेरठ में है, टांडा में है, टांडा आपका अम्बेडकर नगर में है, मगहर में है, मगहर आपका बिहार में है, देवबंद है, धामपुर है
और साथ ही साथ सिकंदराबाद है, और मऊ में भी मऊ में भी सूती वस्त्र के उद्योग हैं। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका है 26 नंबर। दोस्तों 26 नंबर की बात करें तो 26 नंबर में दिया गया है जनरथ, नाम दिया गया है जनरथ, मेन आपका जनरथ है, ये नाम दिया गया है। क्या उत्तर प्रदेश सरकार में ग्रामीण संचार को बढ़ावा देने के लिए किया गया है, या देश में यातायात सुविधाओं को बढ़ाने के लिए, अथवा भारत सरकार द्वारा भारत और बांग्लादेश के मध्य बस सेवा को प्रारंभ करने के लिए दिया गया है, अथवा अगर डी ऑप्शन की बात करें तो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रारंभ किए गए निम्न लागत एसी बस की सेवा को कहा गया है। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा वो आपका डी वाला ऑप्शन हो जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रारंभ किए गए निम्न लागत एसी बस सेवा को ये जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका है 27 नंबर। 27 नंबर कहता है कि उत्तर प्रदेश के किस नगर में सर्वप्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हुआ था। तो उत्तर प्रदेश का वो कौन सा नगर है जहां पर सबसे पहले ये राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हुआ था। तो दोस्तों ये जो शहर हो जाएगा, नगर हो जाएगा, वो इलाहाबाद हो जाएगा। पुराना नाम इसका इलाहाबाद है, आज के दिवस में अगर देखा जाए तो इसका नाम प्रयागराज है, प्रयागराज है, लेकिन पहले इलाहाबाद, आपका ऑप्शन इलाहाबाद दिया गया है तो इलाहाबाद ये सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का सर्वप्रथम अधिवेशन हुआ था इलाहाबाद में, और ये कांग्रेस का चौथा अधिवेशन था जो कि वर्ष 1888 में हुआ था। 1888 में क्या हुआ था, संपन्न हुआ था। और इसके जो अध्यक्ष थे वो कौन थे, तो अध्यक्ष थे ये जॉर्ज थे, जॉर्ज यूले इनका नाम था, जॉर्ज यूले, और ये 1888 में संपन्न हुआ था। अब दोस्तों अगर बात करें तो वर्ष जो है आपका 1892 है और 1910 है। दो आपके ये तिथि दिए गए हैं 1892 1910। इसमें भी कांग्रेस का अधिवेशन इलाहाबाद में ही आयोजित हुआ था। चलिए नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया गया है। तो नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया गया है 28 नंबर। ये कहता है चरकुला यानी चारकुला मौसमी लोक नृत्य है। अब ये उत्तर प्रदेश का है, मध्य प्रदेश का है, झारखंड का है अथवा उड़ीसा का है। तो ये बताना है कि जो चारकुला मौसमी लोक नृत्य है ये कहाँ का है। तो ये दोस्तों उत्तर प्रदेश का है, और उत्तर प्रदेश के क्रम में अगर बात करें तो ब्रज क्षेत्र में ये संबंधित है। ये पूर्व में होली या उसके दूसरे दिन के समय गांव में स्त्री या पुरुष वेश धारण करके और मिट्टी के 108 दीपकों से सजाकर 5 मंजिला पिरामिड नुमा चारकुला को अपने सिर पर रख करके और नाचते हैं, नृत्य करते हैं। तो ये आपका उत्तर प्रदेश का ब्रज क्षेत्र में होता है ऐसा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका आता है, ये 29 नंबर है। 29 नंबर कहता है प्रसिद्ध संगीतक गिरजा देवी यानी गिरजा देवी हैं वो किससे संबंधित हैं। लखनऊ घराने से संबंधित हैं, आगरा घराने से संबंधित हैं, बनारस घराने से संबंधित हैं अथवा ग्वालियर घराने से संबंधित हैं। तो इनका घराना बताना है। तो ये किस घराने से संबंधित हैं, तो ये दोस्तों बनारस घराने से संबंधित हैं। किस घराने से, बनारस घराने से संबंधित हैं। अब प्रसिद्ध जो संगीतक हैं गिरजा देवी, ये इनका घराना बनारस से संबंध होता है, और ये प्रसिद्ध भारतीय शास्त्रीय गायिका भी थी। ठुमरी गायन को इन्होंने जो है लोकप्रिय बनाने के लिए इसका बड़ा योगदान है इनका। गिरजा देवी को भारत सरकार द्वारा कला के क्षेत्र में पद्म श्री भी दिया गया है। अब पद्म श्री कब कब दिया गया है, तो पद्म श्री जो दिया गया है, पद्म श्री अवार्ड जो इनको दिया गया है वो 1972 में दिया गया है। इसी के साथ साथ पद्म विभूषण भी दिया गया है, पद्म विभूषण भी दिया गया है, तो ये 2016 में दिया गया है। और एक पद्म भूषण दिया गया है, पद्म भूषण दिया गया है, तो ये दोस्तों जो है 1989 में दिया गया है। तो इतने अवार्ड इनको मिल चुके हैं, 3 अवार्ड। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इनका घराना है ये बनारस का घराना है। कौन सा, बनारस घराना हो जाएगा। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका आता है 30 नंबर कहता है कि लखनऊ उत्सव जिसे अब लखनऊ महोत्सव कहा जाता है, पहले इसका नाम लखनऊ उत्सव हुआ करता था लेकिन अब इसका नाम लखनऊ महोत्सव हो गया है। अब ये किस सन में प्रारंभ हुआ था। तो दोस्तों लखनऊ की अगर बात करें तो ये लखनऊ महोत्सव 1975
और 76 में 1975-76 में इसका प्रारंभ हुआ था। जब दक्षिण एशियाई पर्यटन वर्ष मनाया गया तब राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक के लिए लखनऊ की कला संस्कृति और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ऐसा किया गया और इसका एकमात्र उद्देश्य है कि लखनऊ महोत्सव की वार्षिक महोत्सव के रूप में इसको आयोजित किया जाता रहा है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा, अभी हमने बताया कि आपका 75 और 76 वर्ष हो जाएगा, तो अब बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न की बात करते हैं। ये सूची के रूप में कूटबद्ध किया गया है और यहाँ से सारे प्रश्न अगर दिखेंगे तभी सारी चीज़ें संभव हो पाएंगी। अगर बात करें तो 31 नंबर कहता है कि सूची फर्स्ट और सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा वो लिस्ट आपके जो नीचे दिए गए हैं कोड का सही उत्तर का चयन कीजिए। एक तरफ जो आपका सूची फर्स्ट दिया है लेखकों के नाम दिए गए हैं और उनके उपनाम दिए गए हैं जो कि सूची सेकंड में दिए गए हैं। पहले की अगर बात करें तो ये है सूर्यकांत त्रिपाठी और सूर्यकांत त्रिपाठी को निराला नाम से जाना जाता है, तो ये हो जाता है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अगर यहाँ देखें तो ये का 3 हो जाएगा। इसी के साथ साथ दोस्तों बी में दिया है रघुपत सहाय। रघुपत सहाय की अगर बात करें तो रघुपत सहाय का हो जाता है ये फिराक गोरखपुरी, अर्थात बी को हम 4 पर करते हैं तो बी का ये जो कोड मिलता है 4 मिलता है। साथ ही साथ वैद्यनाथ हैं। वैद्यनाथ की अगर बात करें तो वैद्यनाथ का दोस्तों उपनाम है नागार्जुन, अर्थात सी के क्रम में देखा जाए तो दूसरा आएगा। इसी के साथ धनपत राय श्रीवास्तव जो नाम है ये दोस्तों मुंशी प्रेमचंद का नाम है, अर्थात डी वाले पे जाएंगे एक सीधा। तो हमारा जो कुल ओवरऑल मिल करके आया ABCD का मान ये आया 3421, अर्थात ये आएगा 34-21 किस में दिया गया है, ये दोस्तों ऑप्शन सी में दिया गया है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। चलिए इसी प्रकार से कूटबद्ध जो प्रश्न दिए होते हैं इनको मिलान करके फिर लगाना रहता है। चलिए 32 नंबर कहता है अति लोकप्रिय धार्मिक पत्रिका कल्याण जो निकलती है इसके प्रकाशित होती है, तो दोस्तों ये कहाँ से प्रकाशित होती है? क्या ये मथुरा से प्रकाशित होती है, ऋषिकेश से होती है, गोरखपुर से होती है अथवा वाराणसी से होती है? तो इसका प्रकाशन बताना है कि ये कहाँ से प्रकाशित होती है। तो ये दोस्तों गोरखपुर से प्रकाशित होती है और गोरखपुर से कुछ अन्य किताबें अर्थात गीता प्रेस गोरखपुर जो धार्मिक पुस्तकें होती हैं वो भी प्रकाशित होती हैं। तो इसका प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा ये मित्रों गोरखपुर हो जाएगा। कल्याण जो पत्रिका है ये एक धार्मिक पत्रिका है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और हमने पहले ही बताया गीता प्रेस गोरखपुर से इसका जो प्रकाशन किया जाता है और प्रसिद्ध चिंतक और धर्मवेत्ता श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जो है इस पत्रिका के संपादक हैं। कौन हैं? हनुमान प्रसाद पोद्दार। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। तो नेक्स्ट आपका दिया गया है यह है प्रश्न संख्या 33 नंबर में दिया गया है दोस्तों। ये कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूचित जनजाति जो प्रदेश के वाराणसी जिले में नहीं पाई जाती है? ये निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूचित जनजाति है जो प्रदेश के वाराणसी जिले में नहीं पाई जाती है? चेरो है, गोंड है, खरवार है और सहरिया है। ये 4 प्रकार की जनजातियां हैं। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ये आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। सहरिया जनजाति जो है ये वाराणसी जिले में नहीं पाई जाती है। अब बात करें तो कहाँ पाई जाती है, तो ये उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में कहा गया नहीं पाई जाती है। सहरिया जनजाति ललितपुर जिले में पाई जाती है, ये ध्यान रखना। कौन सा जिला है? ललितपुर है। साथ ही साथ वाराणसी जिले में भी पाई जाती है और वाराणसी जिले में चेरो, गोंड, खरवार भी पाई जाती हैं। ये अन्य प्रकार की जो जनजातियां हैं। तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा दोस्तों ये आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, सहरिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा जो दिया गया है ये कहता है कि बनारस में केंद्रीय हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की गई विवेकानंद के द्वारा, एनी बेसेंट के द्वारा, मदन मोहन मालवीय के द्वारा और दयानंद सरस्वती के द्वारा। अब इस प्रश्न को देखते ही बच्चे क्या करेंगे? सीधा सीधा महामना मदन मोहन मालवीय ये लगा देंगे, लेकिन ये आपका अभी समझ लेना है। प्रश्न जो कहता है कि बनारस में केंद्रीय हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो अगर दोस्तों बात करें ये आपका बनारस में 1898 में केंद्रीय हिंदू विश्वविद्यालय की जो स्थापना की गई वो एनी बेसेंट के द्वारा की गई। अर्थात इसकी स्थापना किसने किया?
एनी बेसेंट ने किया। और मदन मोहन मालवीय जो हैं, इन्होंने दोस्तों काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना जो है ये की गई है महामना मदन मोहन के द्वारा, और हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है एनी बेसेंट के द्वारा। तो इसका प्रश्न विशेष रूप से ध्यान रखना, तो एनी बेसेंट हो जाएगा। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो एनी बेसेंट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये बनारस जो आपका है यानी केंद्रीय हिंदू विश्वविद्यालय है, ये वाला, इसका जो उद्घाटन हुआ है यानी ये आपका जो स्थापना वर्ष है इसका ये 1898 है। और ये आपका जो दूसरा है यानी काशी हिंदू विश्वविद्यालय, इसका जो स्थापना वर्ष है 1916 है। ये महामना मदन मोहन के द्वारा है और ये एनी बेसेंट के द्वारा है। चलिए इस प्रश्न का जो फिलहाल उत्तर था वो एनी बेसेंट हो जाएगा। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका है 35 नंबर। 35 नंबर दोस्तों कहता है, यह उत्तर प्रदेश में राजकीय मेडिकल कॉलेज की स्थापना की जा रही है। उत्तर प्रदेश में राजकीय मेडिकल कॉलेज की स्थापना की जा रही है। बिजनौर और सुल्तानपुर में, बदायूं और जौनपुर में, बुलंदशहर और हरदोई में, एटा और प्रतापगढ़ में। कहाँ की जा रही है? तो ये दोस्तों बदायूं और जौनपुर में की जा रही है। बदायूं और जौनपुर में। अब दोस्तों अगर बात करें तो प्रश्नकाल के समय में उत्तर प्रदेश द्वारा 2 नए मेडिकल कॉलेज की स्थापना की जा रही है। एक तो राजकीय एलोपैथ मेडिकल कॉलेज बदायूं है, दूसरा राजकीय एलोपैथ मेडिकल कॉलेज जौनपुर है। ये दोनों आपके ज़िले हैं। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट आपका 36 नंबर कहता है, 36 नंबर के दिया गया है कि उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त निम्नलिखित में से किसे अपना त्यागपत्र संबोधित करेंगे? त्यागपत्र अर्थात सीधे शब्दों में कहें तो किसको देंगे? तो लोकायुक्त जो हैं ये जो त्यागपत्र देंगे दोस्तों, इसमें ऑप्शन आपका दिया गया है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को, उत्तर प्रदेश के राज्यपाल को, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को अथवा विधानसभा अध्यक्ष को। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ये ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश के राज्यपाल को। उत्तर प्रदेश में लोकायुक्त जो हैं ये अपना त्यागपत्र उत्तर प्रदेश के राज्यपाल को देंगे। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन की बात करें तो अगला आपका 37 नंबर। 37 नंबर दिया गया है, उत्तर प्रदेश में ग्राम प्रधान का निर्वाचन होता है। अब यहाँ ऑप्शन में अगर देखा जाए तो पंचायत के सीमा क्षेत्र में निवास करने वाले सभी वयस्कों के द्वारा, पंचायत के सीमा क्षेत्र की निर्वाचन सूची में सम्मिलित सभी निर्वाचकों द्वारा, ग्राम पंचायत के सदस्यों द्वारा अथवा पंचायत के सीमा क्षेत्र के निर्वाचकों में से। तो निम्न कूट दिए गए हैं यानी कूट दिया गया है, इसको मिलान करना है। इसमें पहला सही है, दूसरा सही है, तीसरा भी सही है या सब सही है, क्या है ये बताना है। तो दोस्तों अगर प्रश्न में आप देखते हैं कि यहाँ जो दिया गया है 4 पॉइंट आपके, तो पहला कहता है पंचायत के सीमा क्षेत्र में निवास करने वाले वयस्कों। तो सीमा क्षेत्र में जो वयस्क हैं, अब सबको लेकर के चला गया है तो उनका नाम जब नहीं होगा तो वो नहीं निर्वाचित कर सकते हैं। दूसरा कहता है पंचायत के सीमा क्षेत्र में निर्वाचन सूची में सम्मिलित सभी निर्वाचकों द्वारा। हाँ, ये आपका सही हो रहा है क्योंकि आप चाहे जितने भी लोग हैं अगर निर्वाचन सूची में उनका नाम नहीं है तो वो उस चुनाव में भाग नहीं ले सकते हैं। अर्थात ये पंचायत में सीमा क्षेत्र में निर्वाचन सूची में सम्मिलित निर्वाचक हैं उनके द्वारा ये चुना जाना है। बाकी आपका ये गलत है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाता है दोस्तों ये बी वाला होता है, यानी कि एक ही होता है, केवल और केवल 2, ये वाला हो जाएगा। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका प्रश्न दिया गया है प्रश्न संख्या 38 नंबर में कह रहा है कि उत्तर प्रदेश पुलिस का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? ये कहाँ होगा? ध्यान रखना, टाइपिंग मिस्टेक अक्सर छोटी छोटी गलतियाँ हो जाती हैं तो उसके लिए कोई दिक्कत की बात नहीं लेनी है। तो ये दोस्तों आपका जो 38 नंबर ये है 38 नंबर, ये बरेली में ऑप्शन दिया गया है, लखनऊ में, नोएडा में अथवा मेरठ में। तो ये कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है? तो मुख्यालय आपका इस प्रश्न के हिसाब से जो हो जाएगा ये आपका लखनऊ में है और लखनऊ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका है 39 नंबर। 39 नंबर कहता है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रारंभ की गई कन्या विद्याधन योजना उन लड़कियों के लिए है जिन्होंने उत्तीर्ण की है। कौन सी क्लास उत्तीर्ण की है और किस क्लास में वो पहुंची हैं?
तो यही बताना है कि जो कन्या विद्याधन योजना है वो किसके लिए है। तो दोस्तों किस क्लास के लिए है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा कि वो कक्षा 12 के लिए है। अर्थात उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा जो कन्या विद्याधन योजना दी जाती है वो कक्षा 12 उत्तीर्ण की हुई लड़कियों को दी जाती है। अब ये शुरू कब हुआ है, तो दोस्तों ये 2012 में शुरू हुआ है और इसके माध्यम से रुपए कितने दिए जाते हैं, तो कुल 30,000 उस बालिका को या कन्या को, लड़की को दिए जाते हैं। जो स्टूडेंट है और कक्षा 12 पास कर चुकी है, 30,000 रुपये एक मुश्त राशि दी जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका है 40 नंबर। 40 नंबर कहता है कि उत्तर प्रदेश कृषि विधिकरण परियोजना यानी यूपी जो डास्प आयोजित की गई है, तो कहाँ आयोजित की गई है, तो ये दोस्तों इसका ऑप्शन दिया गया है, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा की गई है या केंद्र सरकार के द्वारा की गई है, विश्व बैंक के द्वारा की गई है या इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ये दोस्तों, इसमें ऑप्शन के तौर पर अगर देखेंगे तो इसमें 2 भी सही हो जाएंगे, यानी आपका केंद्र सरकार भी सही है और विश्व बैंक द्वारा भी सही है। तो इस प्रश्न में जो उत्तर हो जाएगा वो सीधा बी और सी दोनों हो जाएगा। अर्थात इसमें ऑप्शन देना चाहिए लेकिन दिया नहीं गया है, तो ये बी और सी दोनों हो जाएगा। अर्थात विश्व बैंक भी हो जाएगा, केंद्र सरकार द्वारा भी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका है 41 नंबर आपका जनगणना से लिया गया है। जनगणना जो कि भारत की जनगणना 2011 है, क्योंकि उसके बाद जनगणना हुई नहीं है, तो जनगणना के क्रम में देखा जा रहा है। तो ये कहता है कि 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस जिले की जनसंख्या सबसे अधिक थी। सबसे अधिक किस जो है जिले की जनसंख्या थी, तो ये बताना है क्या लखनऊ की थी, गोरखपुर की थी, प्रयागराज की अथवा कानपुर की थी। तो कौन सा आपका शहर था, कौन सा आपका ज़िला है, ज़िला कहेंगे तो ज़िला है जिसकी जनसंख्या जो है ये सबसे अधिक है, तो ये प्रयागराज की जनसंख्या सबसे अधिक है। अब चलिए इनको एक क्रम में देख लेते हैं। और 2011 की जनगणना के अनुसार एक तरफ तो ज़िला आपको दिया गया है, एक तरफ ज़िला दिया गया है यानी डिस्ट्रिक्ट दिया गया है, दूसरी तरफ जनसंख्या दिया गया है। अब बात करें प्रयागराज की, तो प्रयागराज की जो जनसंख्या है दोस्तों, प्रयागराज की जनसंख्या है ये आपका है 5954,391। और लखनऊ की बात करें, लखनऊ की जनसंख्या है ये दोस्तों है 45,898,38। और कानपुर की अगर बात करें, कानपुर की अगर क्रम में देखें तो ये आपका 45,812,668 ये हो जाएगा। और साथ ही साथ गोरखपुर की अगर बात कर लेते हैं, गोरखपुर की तो ये हो जाएगा 4440,895। ये आपका इतने जो हो जाएंगे जनसंख्या। तो सबसे अधिक जो है इसमें भी दिखाई दे रहा है प्रयागराज का, तो प्रयागराज इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। प्रयागराज ये याद रखना है सबसे अधिक में। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है 42 नंबर। 42 नंबर कहता है कि जनगणना 2011 के अनुमानों के अनुसार, जनगणना 2011 के अनुमानों के अनुसार भारत में निम्न में से कौन सा सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है, कौन सा है बताना है। तो आपका बिहार दिया है, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश दिया है। जनसंख्या के लिहाज से अगर देखा जाए दोस्तों तो आपका सही उत्तर हो जाता है उत्तर प्रदेश, क्योंकि जनसंख्या उत्तर प्रदेश में अधिक है, तो ये सही उत्तर हो जाएगा। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट आपका 43 नंबर। 43 नंबर कहता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निम्नलिखित में से किस जिले में डॉक्टर संपूर्णानंद स्पोर्ट स्टेडियम में एक कार्यक्रम में 1800 करोड़ रुपए की योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया है। तो ये शिलान्यास प्रधानमंत्री के द्वारा किया गया है। कहाँ पे किया गया है, वाराणसी में किया गया है, कानपुर नगर में किया गया है, लखनऊ में किया गया है अथवा मेरठ में किया गया है। अगर इसके लागत की बात करें तो 1800 करोड़ रुपए की लागत से ये बना हुआ है, इसका शिलान्यास किया गया है माननीय नरेंद्र मोदी के द्वारा। तो ये कहाँ किया गया है, ये दोस्तों वाराणसी में किया गया है, जो कि उनका संसदीय क्षेत्र है और वाराणसी में किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका 44 नंबर क्वेश्चन कहता है कि भारत के भौगोलिक क्षेत्रफल में उत्तर प्रदेश का
कितना भौगोलिक प्रतिशत है। जो भारत का कुल क्षेत्रफल है उसमें उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश का कितना हिस्सा है, कितने परसेंट में है, ये हमको बताना है। तो इसका सही उत्तर दोस्तों हो जाएगा ये आपका ऑप्शन ये 7.33% हो जाएगा। तो दोस्तों अगर उत्तर प्रदेश की अगर बात करें इसके क्षेत्रफल की, तो क्षेत्रफल इसका कुल हो जाता है ये आपका 2,40,000 और 928 वर्ग किलोमीटर का हो जाता है। 2,40,928 वर्ग किलोमीटर। इसकी सीमा भारत के 8 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश यानी कुल 9 को स्पर्श करती है। उत्तर प्रदेश के क्रम में बात की जा रही है और इसका क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का जो है 7.33% है। 7.33% है और ये क्षेत्रफल की दृष्टि से चौथा बड़ा राज्य है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका 45 नंबर दिया गया है। 45 नंबर कहता है उत्तर प्रदेश सरकार ने किस ऐतिहासिक स्मारक से जुड़वा मछली का राज्य चिन्ह अंगीकार किया है? क्या बुलंद दरवाज़ा से किया है, रूमी दरवाज़ा से, लखी दरवाज़ा से अथवा दिल्ली गेट से किया है? तो इसका सही ऑप्शन दोस्तों हो जाएगा ये आपका बी हो जाएगा, रूमी दरवाज़ा। याद रखना उत्तर प्रदेश सरकार ने लखनऊ के रूमी दरवाज़ा से ऐतिहासिक स्मारक में जुड़वा मछली का राज्य चिन्ह जो है अंगीकार किया है। रूमी दरवाज़ा लखनऊ के प्रमुख पर्यटन स्थलों में से एक माना जाता है। अब इसका निर्माण किसने करवाया? तो इसका निर्माण जो करवाया था दोस्तों उनका नाम था नवाब आसफउद्दौला। आसफउद्दौला उनका नाम था। और कब करवाया था? तो ये 1784 ईस्वी में करवाया था, ये भी ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 46 नंबर की बात कर लेते हैं। 46 नंबर दोस्तों कहता है कि उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला, उत्तर प्रदेश का जो जिला है ये कौन सा जिला है जो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है? उत्तर प्रदेश का जिला बताना है। हमीरपुर है, हरदोई है, हाथरस है अथवा हापुड़ है। तो ये बताना है कि कौन सा जिला है जो क्षेत्रफल की दृष्टि से छोटा है। तो ये दोस्तों हापुड़ हो जाता है। हापुड़ क्या है? सबसे छोटा है। और इसका क्षेत्रफल की अगर बात करें तो कुल क्षेत्रफल इसका जो है ये 660 किलोमीटर स्क्वायर है। और ये क्षेत्रफल की दृष्टि से लखीमपुर खीरी के क्रम में, यानी कि अगर सबसे बड़े की बात करें तो सबसे बड़ा आपका लखीमपुर खीरी है जो कि 7680 किलोमीटर का स्क्वायर है और ये 660 किलोमीटर है। सबसे बड़ा आपका लखीमपुर खीरी, सबसे छोटा हापुड़। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका 47 नंबर दिया गया है। दोस्तों 47 नंबर कहता है कि उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र है, उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र है जो आदिकल्प की प्राचीनतम शैली में निर्मित है? तो कौन सा है ये बताना है। तो इसका सही उत्तर आपका जो हो जाएगा ये ऑप्शन में दिया गया है, शिवालिक है, विंध्याचल है, रुहेलखंड है और बुंदेलखंड है। इसमें बताना है कि कौन सा उत्तर सही आपका हो जाएगा। तो सही उत्तर की अगर दोस्तों बात करें तो डी ऑप्शन बुंदेलखंड है। और बुंदेलखंड जो उत्तर प्रदेश का एक आर्द्र अल्प प्राचीनतम शैली से निर्मित है। बुंदेलखंड मध्य भारत का एक प्राचीन क्षेत्र भी है। इसका विस्तार उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में है। और इसका जो प्राचीन नाम था दोस्तों, प्राचीन नाम था, इसका नाम बता दें तो ये था जेजाक भुक्ति। क्या था? नाम अजीब है, जेजाक भुक्ति। ये आपका इस तरह लिखा जाएगा, इसका पुराना नाम था। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अगला आपका है 48 नंबर। 48 नंबर देख लेते हैं। 48 नंबर कहता है दोस्तों कि चंद्रप्रभा वन्य जीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश के, चंद्रप्रभा वन्य जीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश का प्रमुख वन्य जीव अभ्यारण्य है। निम्नलिखित में से कहाँ पर अवस्थित है? तो ये दोस्तों जनपद पीलीभीत में अवस्थित है, जनपद चंदौली में है, जनपद उन्नाव में है अथवा जनपद महाराजगंज में है। ये बताना है कहाँ पर स्थित है। तो ये आपका अगर बात करें तो ये आपका जनपद चंदौली में स्थित है। और चंद्रप्रभा वन्य जीव अभ्यारण्य इसका नाम है। उत्तर प्रदेश के चंदौली में यहाँ अभ्यारण्य लगभग 78 वर्ग किलोमीटर में ये फैला है। कितने में फैला है? 78 वर्ग किलोमीटर। और इसकी स्थापना की बात करें तो 1957 ईस्वी में की गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 49 नंबर कहता है, उसको भी देख लेते हैं। तो ये है विजय सागर पश्चिम बिहार निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर अवस्थित है? तो दोस्तों क्या महोबा में स्थित है, मेरठ में है, मुरादाबाद में है अथवा महाराजगंज में है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ये आपका महोबा हो जाएगा।
विजय सागर पक्षी विहार उत्तर प्रदेश के महोबा जिले में स्थित है और एक ये पक्षी अभ्यारण्य है जो कि विजय सागर झील के किनारे स्थित है। चलिए अब आज का अंतिम प्रश्न देख लेते हैं। अंतिम प्रश्न जो दिया गया है दोस्तों, अंतिम प्रश्न की अगर बात करें तो ये कहता है कि सूर सरोवर रामसर स्थल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका सत्य है। कथन पहला दिया गया है ये उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में स्थित है। दूसरा कहता है ये एक मानव निर्मित जलाशय है। स्कूट में बताना है कि दोनों में से कौन सा आपका सही हो जाएगा। केवल एक सही है, केवल दो सही है, एक और दो दोनों सही है, या ना एक ना दो सही है, तो कौन सा सही है। तो इसमें दोस्तों अगर बात करें तो इसमें कहता है ये उत्तर प्रदेश के लखीमपुर में स्थित है, तो ये आपका नहीं होगा। ये एक मानव निर्मित जलाशय है, तो दूसरा आपका सही हो जाएगा, अर्थात केवल दूसरा जो है सही हो जाएगा। सूर जो सरोवर है रामसर स्थल है, ये उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में स्थित है और ये लखीमपुर खीरी बता रहा है, तो इसीलिए गलत हो रहा है। ये दोस्तों कीठम झील के नाम से भी जाना जाता है इसको। और वर्तमान में अगर कुल बात करें तो जो आपका उत्तर प्रदेश है इसमें कुल यानी भारत में, पूरे भारत में अगर बात करें तो कुल 75 स्थल हैं जो कि रामसर आद्य भूमि हैं और इसके अंतर्गत ये शामिल किए गए हैं। तमिलनाडु में अगर बात करें तो अकेले 14 स्थल हैं और प्रथम उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो 10 स्थल हैं, जो कि आपका यूपी जो है ये दूसरे स्थान पर है और पहले स्थान पर कौन है, तमिलनाडु। चलिए तो ये आपका प्रश्न जो है सही उत्तर हो जाएगा केवल बी, यानी बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये दोस्तों रहे आज के 50 प्रश्न। आई होप जानकारी अच्छी लगी होगी। यहाँ से प्रश्न आपके बहुत ही ट्रेंडिंग प्रश्न दिए गए हैं जो कि अक्सर परीक्षाओं में देखने को मिलते आए हैं और बड़े लेवल के भी प्रश्न हैं, छोटे लेवल के प्रश्न भी हैं। आज ये आपका क्लास ट्रायल के रूप में जा रहा है। यदि आपको ये क्वेश्चन अच्छे लग रहे हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बनाएं। आगे के क्वेश्चन में प्रतिदिन ये कोशिश की जाएगी कि एक 50 प्रश्नों की श्रृंखला आप तक भेजी जाए, तो आप कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।